हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शिव शक्ति एकेडमी पर। और लेकर आ गए हैं हम आपके लिए बैंकिंग, जिसका कोड है 811। मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको क्लास 12th। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। यूनिट 1 से स्टार्ट करते हैं, एक्सिलरी सर्विसेज ऑफ बैंक। ठीक है, ज़्यादा वन शॉट में ये वीडियो रहेगी और एकदम से पूरे चैप्टर को हम ख़त्म करने वाले हैं। तो जल्दी से बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आता है सेफ कस्टडी ऑफ वैल्यूबल्स। अब इसके लिए सेफ कस्टडी ऑफ वैल्यूबल्स का मतलब क्या होता है, वो हमें बेलमेंट में डिफाइन किया गया है। अब बेलमेंट क्या है समझना। सेक्शन, आप सेक्शन अगर याद कर सकते हैं तो सेक्शन आई प्रेफर के याद कर लेना, क्योंकि आपकी अपर स्टडीज़ में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा ये। तो सेक्शन 148 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइन करता है बेलमेंट को। जब एक बंदा किसी दूसरे को सामान दे देता है एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में आके, और जब वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाता है तो वो सामान वो वापस ले लेता है। एक और अच्छे से एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। आप और आपका दोस्त, ये दोनों अदर पार्टी हैं। आपने अपने दोस्त को अपना मोबाइल फ़ोन दिया कि कुछ भी कंडीशन रखी हो कि मैं अभी आके 2 दिन में ये काम कर दूंगा और ये काम करने के बाद मैं ये फ़ोन वापस ले लूँगा। और जब आप वो काम कर देते हो, आप उस फ़ोन को वापस ले लेते हो। यही है बेलमेंट। ठीक है, बैंक में हम इसको एक तरीके से लोन के रूप में कह सकते हैं। जब हम सिक्योरिटी लोन लेते हैं तो सिक्योरिटी लोन में हम कुछ सिक्योरिटी देते हैं, और जब हम वो लोन चुकता कर लेते हैं वो वापस कर लेते हैं। वैसे ये प्लेज है, प्लेज और प्लेज ही, बट कहीं ना कहीं इसमें बेलमेंट भी इन्वॉल्व है। तो यही था हमारा बेलमेंट। ठीक है, अब जो सेफ कस्टडी ऑफ वैल्यूबल्स है वो क्या है, जब हम उस सामान को देते हैं तो वो सामान जो है उनकी जो अदर पार्टी है वो उसकी कस्टडी में आ जाता है, और उसको सेफ्टी से उस सामान को रखना होता है। यही है सेफ्टी कस्टडी ऑफ वैल्यूबल्स। ठीक है, बेलमेंट हो गया। अब बेली और बेलर। बेलमेंट में 2 जने आते हैं, बेलर और बेली। बेलर कौन होता है, यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे अच्छे से डिफाइन किया हुआ है बेलर। कहाँ पर, जस्ट अ सेकेंड, हीरा। बेलर वो बंदा है जो कि गुड्स को देता है, जैसे कि आप, क्योंकि आपने अपना फ़ोन दूसरे को दिया था अपने दोस्त को, तो आप कौन हुए, बेलर। और जिसके पास वो सामान है वो हो जाएगा बेली। ठीक है, अब दोनों की कुछ ड्यूटीज़ होती हैं और कुछ लाइबिलिटी होती हैं। वैसे आपकी लाइबिलिटी नहीं है, तो पहले तो ड्यूटीज़ पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले बेलर, यानी कि आपकी ड्यूटी क्या होगी। तो आपकी ड्यूटी 2 हैं। पहली ड्यूटी क्या है कि अगर आपके गुड्स में कोई फॉल्ट है तो बिना किसी फॉल्ट को छुपाए आपको वो चीज़ें बता देनी है कि हमारे गुड्स में ये खराबी है। ठीक है, दूसरा, टू बियर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस। जो भी आपके गुड्स के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस होंगे वो आपको ही बियर करने होंगे। ठीक है, जैसे कि लेस से आपका फ़ोन का रिचार्ज हो गया तो वो रिचार्ज का एक्सपेंस आपको ही देना होगा, आपका दोस्त नहीं देगा। ठीक है, अब बेली जो कि आपका दोस्त है उसकी ड्यूटीज़ पढ़ लेते हैं। तो उसकी ड्यूटीज़ क्या हैं, उसकी ड्यूटीज़ और लाइबिलिटीज़ दोनों एक ही हैं। वैसे तो आप ड्यूटीज़ को लाइबिलिटी में भी लिख सकते हो, लाइबिलिटी को ड्यूटी में भी लिख सकते हो, जो कि क्या है, अलग अलग लाइबिलिटीज़ हैं। वैसे सेक्शन 148 और सेक्शन 164 में लिखी हुई हैं। तो सेक्शन 148 में 2 लिखी हुई हैं। कौन कौन सी, सबसे पहला, क्योंकि आपका जो बेली है वो कस्टोडियन बन गया है, कोई भी अगर लॉस हुआ तो उसके लिए लायबल कौन होगा, बेली होगा। ठीक है, पर कौन सा लॉस, जो कि उसकी नेग्लिजेंस के बदले हुआ है, यानी कि उसकी केयर ना करने के बदले हुआ है, उस लॉस के लिए वो भरपाई करेगा। ठीक है, ये तो हो गया पहला। दूसरा, अगर आपके सामान के कुछ इंक्रीमेंट हुआ आपके सामान में, ठीक है, मतलब उसकी कीमत बढ़ गई, तो जो बढ़ती हुई कीमत है वो आपके दोस्त को आपको वापस लौटानी होगी। ये हो गया दूसरा। अब सेक्शन 164 कहता है कि अगर बेलर के पास जो सामान है वो उसको उस सामान की ऐसी ही केयर करनी पड़ेगी जैसे वो नॉर्मल बंदा करता, जैसे कि आप उसकी केयर करते ऐसी ही केयर उसको भी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये हो गए हमारे तीनों लाइबिलिटी, और इसी के साथ हमारा सबसे पहला तो ये ख़त्म हो गया। सेकंड आता है लॉकर ऑपरेशन। ये यार, अब लॉकर ऑपरेशन भी देख लेते हैं। अब लॉकर ऑपरेशन क्या होता है, तो जो हमारा बैंक है वो एक सेफ्टी के लिए, मतलब अब क्योंकि आपको कुछ नॉन कैश चीज़ें डिपॉजिट करनी है बैंक में,
ये डिपॉजिट नहीं करनी, आपको सिर्फ उनकी सेफ्टी चाहिए और आप बैंक को उसकी बेलमेंट दे रहे हो, उसकी मतलब उसकी कस्टडी दे रहे हो, तो वो आता है लॉकर ऑपरेशन में। तो बैंक क्या करता है, बैंक आपको एक लॉकर दे देता है जिसमें आप अपने वैल्यूबल्स स्टोर कर सकते हो, ठीक है। उस वैल्यूबल्स की उस लॉकर की 2 चाबी होती है, एक चाबी बैंक के पास होती है, एक चाबी आपके पास होती है। अगर आपको वो लॉकर खोल के देखना है तो अपनी चाबी लो, बैंक के पास कांटेक्ट करो, बैंक वाले अपनी चाबी देंगे, दोनों चाबियाँ लगेंगी, फिर वो लॉकर खुलेगा, फिर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो बैंक लॉकर की नीड ये है। अब देखो घर में इतनी ज़्यादा इन्वेस्ट मतलब सिक्योरिटी रखना मे भी अच्छा नहीं है, तो क्या करते हैं, बैंक का एक लॉकर ले लेते हैं, वहाँ पे ज़्यादा सेफ रहता है, ठीक है। अब कोई भी बंदा जिसका अकाउंट है और मतलब उसकी ट्रांजैक्शन है वो ले सकता है, ठीक है, लॉकर ले सकता है। अब लॉकर के चार्जेस भी होते हैं। लॉकर के चार्जेस हर बैंक में अलग अलग होते हैं, लोकेशन और प्राइम मतलब लोकेशन और रेंट के हिसाब से अलग अलग होते हैं, ठीक है। अब इसकी प्रोसेस है हायरिंग अ बैंक लॉकर, तो ये आप खुद पढ़ सकते हैं, कोई इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट वैसे ये है भी नहीं। ये एक पहले एप्लीकेशन है, तो आप एप्लीकेशन लिखेंगे, उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, ये आप खुद रीड कर लेना, और उसके बाद साइन करके आप डिपॉजिट कर सकते हैं फ्रंट लाइन स्टाफ को, और वो आपको बैंक लॉकर के लिए अवेल कर देंगे और आपको दे देंगे। अब क्या होता है लॉकर में, ये है कि अगर कोई भी सामान गायब हुआ या फिर कोई भी लॉस हुआ, वो लॉस की भरपाई बैंक नहीं करेगा। सिर्फ एक केस में बैंक भरपाई करेगा, जब उसकी नेग्लिजेंस की वजह से वो सामान ख़राब हुआ हो, या फिर दूसरा ऐसे हो सकता है कि जैसे मान लो कोई ऐसी कंडीशन आ गई जिसमें बैंक की वजह से ही कुछ ऐसा हो गया कि आपके जो वैल्यूबल्स थे वो गायब हो गए, तो बैंक कर सकता है उसकी, ठीक है। बट उसके लिए जजमेंट चाहिए, आपको ऑर्डर चाहिए कोर्ट का, ठीक है। तो यहाँ ये लॉकर ऑपरेशन भी ख़त्म हो गए। लॉकर ऑपरेशन ज़्यादा नहीं आता क्या है, आता ये है बच्चों मोस्ट इम्पॉर्टेंट, RTGS NEFT, ठीक है। RTGS NEFT हर एग्ज़ाम में, हर पेपर में आपको RTGS NEFT देखने को मिलेगा। अब ट्रांसफ़र मनी को ट्रांसफ़र करने के अलग अलग बेसिस होते हैं। सबसे पहला होता है पेपर बेस, फिर होता है इलेक्ट्रॉनिक बेस, और थर्ड होता है कार्ड्स। इन तीन में से 2 क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने के लिए मिलेंगे। तो सबसे पहले हम पेपर बेस्ड पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये RTGS NEFT अभी कर लेंगे। सबसे पहले पेपर बेस्ड पढ़ते हैं। जब मैंने पेपर बेस्ड बोल दिया तो हियर इट इज़। तो पेपर बेस में क्या होता है, पेपर बेस में आता है चेक एंड डिमांड ड्राफ्ट। तो आपके चेक जो है वो 11th में समझा दिया गया अच्छे से। अब डिमांड ड्राफ्ट है। तो डिमांड ड्राफ्ट क्या है, डिमांड ड्राफ्ट इज़ अ चेक। डिमांड ड्राफ्ट भी एक टाइप का चेक है जिसमें हम एक बैंक की ब्रांच को ऑर्डर करते हैं कि वो जो लमसम मनी है वो हमको दे दें, ठीक है। एक तरीके से ये पेपर बेस्ड ही होता है लाइक दैट, एंड हम उसको ऑर्डर करते हैं कि हमको वो दे दो, ठीक है। जो डिमांड ड्राफ्ट है ये पेबल ऑन डिमांड होता है, जब आप डिमांड करोगे तब वो मिल जाएगा, और ये बियरर को नहीं दिया जाता, ठीक है। दूसरा, ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है और बिल ऑफ एक्सचेंज के जैसा है। चेक पूरी तरीके से चेक नहीं है, बिल ऑफ एक्सचेंज के जैसा है, ठीक है। अब एडवांटेजेस पढ़ लेते हैं कि डिमांड ड्राफ्ट जो है वो क्रॉस भी हो सकता है, ठीक है। इसमें जो रिस्क है वो बैंक को शिफ्ट हो जाता है, और डिसऑनर का कोई दिक्कत रहती नहीं है इसमें, ठीक है, डिसऑनर नहीं होता, और सिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट है। अब बैंक चेक और डिमांड ड्राफ्ट में क्या डिफरेंस है वो समझ लेते हैं। ये बच्चों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आया था इस बार के बोर्ड के एग्ज़ाम में ये आया था, ठीक है। तो बैंकर चेक क्या है, बैंकर चेक लोकल लिमिट्स में ट्रांजैक्शन करता है, जबकि डिमांड ड्राफ्ट कहीं भी आप चले जाओ कर देगा। जैसे कि आपका मैं यहाँ रुड़की में रहता हूँ, तो मेरा अगर चेक है तो रुड़की में जिस बैंक से मेरा वो चेक बुक आया होगा उसी बैंक में जाके मैं वो डिपॉजिट मतलब ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर सकता हूँ, ठीक है। मेरा खाता एक्सिस बैंक में है, तो एक्सिस बैंक में जिस ब्रांच में मेरा अकाउंट है उसी ब्रांच से मैं अपना चेक सर्कुलेट कर सकता हूँ। बट डिमांड ड्राफ्ट में क्या होगा, क्योंकि मेरा एक्सिस बैंक में है, मैं ट्रांजैक्शन किसी भी एक्सिस बैंक में जाके कर सकता हूँ, चाहे वो कहीं भी हो, ठीक है।
तो इसमें जो लोकल लिमिट्स है वो लोकल लिमिट्स बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी। ठीक है, अब आता है दूसरा, जो बैंकर चेक है उसमें नॉन नेगोशिएबल होता है, जबकि डिमांड ड्राफ्ट में नहीं होता। डिमांड ड्राफ्ट नेगोशिएबल है। डिमांड ड्राफ्ट जो है उसमें एक 5 मिनट पे, एक 12 मिनट पे। जो डिमांड ड्राफ्ट है वो अकाउंट पेई के क्रॉस होए, मतलब अगर उस पर क्रॉस है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा, बट बैंक चेक में ऐसा अलाउड नहीं है। ठीक है, जो बैंक चेक है वो उसी बैंक में डिपॉजिट होगा, उसी ब्रांच में डिपॉजिट होगा जिससे वो इशूड है, जबकि डिमांड ड्राफ्ट में मैं उस बैंक की किसी भी ब्रांच में जाके ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर सकता हूँ। अब आते हैं वापस से NEFT और RTGS। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम RTGS। RTGS क्या है दोस्त? RTGS है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। जब हम रियल टाइम के अंदर सेटलमेंट कंप्लीट कर लेते हैं तो वो होता है RTGS। ठीक है, RTGS की ये ट्रांजैक्शन, मतलब RTGS का फ्लो कैसा होता है वो बता रखा है। सबसे पहले आप RTGS का फॉर्म फिल करते हो, रिक्वेस्ट फॉर्म, और फिर उसके बाद चार्जेस और अमाउंट बैंक में डिपॉजिट कर देते हो। फिर उसके बाद उसकी डाटा एंट्री होती है, ऑथराइजेशन होता है सिस्टम में, CBS सिस्टम में, और वो ट्रांसफ़र हो जाता है डाटा इंट्राडे लिक्विडिटी मैनेजमेंट में, और इंट्राडे लिक्विडिटी मैनेजमेंट से वो जाता है RBI के पास और RTGS के सर्वर में, और वहाँ से अप्रूवल आने के बाद रिसिप्ट के बैंक, मतलब जो आपका रिसिप्टेंट होगा उसके बैंक में पैसा आ जाता है और क्रेडिट कन्फर्मेशन का एक मैसेज आ जाता है। ठीक है, बहुत इंस्टेंट होता है ये प्रोसेस। अब इसके ऑपरेशन के ना कुछ लिमिट्स हैं। लिमिट क्या है? RTGS में लिमिट है कि मिनिमम 2 लाख रुपए आपके पास होने ही चाहिए। मिनिमम 2 लाख, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, मिनिमम 2 लाख होने चाहिए। और टाइम ऑपरेशन भी रहता है इसका। टाइम ऑपरेशन क्या रहता है? मंडे टू फ्राइडे रहता है 9 से 4:30 तक, और सैटरडे में रहता है 9 से 2:30 तक, 9 से 1:30 तक। ठीक है, अब इसमें टैरिफ्स भी होते हैं। अगर आप 5 लाख तक, 2 से 5 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर रहे हो 2 से 5 के बीच में, तो आपको लगेगा 30 रुपीज़ पर ट्रांजैक्शन, और अगर 5 लाख से ऊपर ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो आपको लगेगा 55 रुपीज़ पर ट्रांजैक्शन। ठीक है, अब ये हो गया है। अब पढ़ते हैं हम NEFT। NEFT होता है दोस्त नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। ठीक है, अब NEFT में क्या होता है इसकी प्रोसेस भी समझ लेते हैं। आप NEFT रिक्वेस्ट डालते हो, रिक्वेस्ट डालोगे अपने बैंक ब्रांच में, और बैंक ब्रांच क्या करेगा? NEFT सेंटर्स होते हैं, तो इंटरनल NEFT सेंटर में वो रिक्वेस्ट जो आगे भेज देगा। उसके बाद नेशनल क्लियरिंग सेल मुंबई में जाके, RBI की नेशनल क्लियरिंग सेल है, तो उसमें जाएगी वो रिक्वेस्ट, और फिर कंफर्म होके वो उस बैंक NEFT सेंटर में जाएगी जिसमें आपका रिसिप्टेंट आता होगा, और वहाँ से जो आपका कस्टमर का अकाउंट ब्रांच है उसमें डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो है NEFT, इसके भी कुछ वो हैं, बोले तो अलग अलग टैक्सेस, टैरिफ्स, तो वो भी समझ लेते हैं। तो सबसे पहले जो NEFT है, NEFT में क्या होता है? NEFT के वैसे टाइमिंग्स तो यही हैं जो RTGS के हैं, बट NEFT की लिमिट है 10,000 से लेके 2 लाख। अगर 10,000 से लेके 2 लाख की ट्रांजैक्शन आप कर रहे हैं तो आप NEFT कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा टाइम वैसे इसका यही है। इसमें चार्जेस होते हैं, तो ट्रांजैक्शन अप टू 10,000 के जो होते हैं, 10,000 तक वो रखता है 2.5 रुपये, 2.50 पैसा। एंड जो ट्रांजैक्शन अबव 10,000 to 1 लाख, 10,000 से 1 लाख के बीच में लगता है 5 रुपये, 1 लाख से 2 लाख पे लगता है 15 रुपये, और 2 लाख से ज़्यादा पे लगता है 25 रुपये। ठीक है, पहले तो अब ये NEFT वाला भी हो गया। अब NEFT के कुछ चीज़ें हैं तो वो समझ लेते हैं। बाय द वे मैंने एक गलती से बोल दिया था, आप 10,000 से नीचे की ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं, अराउंड ऐसे ही उसकी 1,000 से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो मे बी आप उसको एक बार गूगल से कंफर्म कर लेना, मैं उसमें कंफर्म। स्टार्ट करते हैं अगला, जो कि है IFC कोड। IFC क्या होता है? इसका न्यूमेरिकल अक्सर बन जाता है। IFC कोड होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। हर बैंक के पास एक IFC कोड होता है।
ठीक है। ये क्या होता है, 11 डिजिट का अल्फ़ा न्यूमेरिकल कोड होता है, यानी कि इसमें अल्फ़ाबेट भी होते हैं और न्यूमेरिकल भी होता है। शुरू के 4 होते हैं अल्फ़ाबेट और लास्ट के 6 होते हैं। लास्ट के 5 जो होते हैं, सॉरी लास्ट के जो 6 होते हैं वो डिजिट्स होती हैं, ठीक है। और बीच में जो फिफ्थ नंबर जो आता है वो 0 होता है, जैसे XYZ A 0 1 2 3 4 5 6 लाइक दैट, ठीक है। अब चलते हैं NEFT। ओह सॉरी, ये तो हमारा हो गया ना, या तो इसी के साथ हमारा जो है ये सेकंड वाला भी कंप्लीट हो चुका है। अब पढ़ते हैं BG एंड LC। तो BG क्या है? BG क्या कॉल आ रहा है? हाँ कर ले। BG होता है बैंक गारंटी और LC होता है लेटर ऑफ क्रेडिट। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं BG होता है बैंक गारंटी। तो जब एक बैंक गारंटी देता है कि अगर मेरा कस्टमर, मेरा जो एप्लीकेंट है वो फेल करता है आपको पैसे देने में, तो उसकी जगह पर मैं दूंगा। बैंक गारंटी दे रहा है बेसिकली हमको कि अगर ये पैसे नहीं दे पाया तो मैं दूंगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसके ये प्रोसेस है, आप इसको पढ़ लेना, ठीक है। अब फीचर्स क्या होते हैं गारंटी के? गारंटी जो है एक स्पेसिफिक अमाउंट के लिए पे की जाती है। दूसरा, जो गारंटी का पर्पस है वो बहुत क्लियर होता है, ठीक है। तीसरा आता है जो गारंटी होती है वो एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए होती है, जैसे 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, बस, ठीक है। बाय द वे फोर्थ यही है कि ग्रेस पीरियड जो है अलाउ हो सकता है। अगला टाइप्स ऑफ बैंक गारंटी। बैंक गारंटी के भी अलग अलग टाइप हैं। सबसे पहले आते हैं फाइनेंशियल गारंटी। फाइनेंशियल गारंटी का मतलब होता है जब जो बैंक है वो ये गारंटी देता है कि जो मेरा डेटर है वो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन पूरी कर देगा। अगर वो नहीं कर पाता है, वो फेल होता है, तो गारंटर यानी कि बैंक बाउंड होता है पे करने के लिए। अब दूसरा पढ़ते हैं परफॉर्मेंस गारंटी। परफॉर्मेंस गारंटी होती है जब बैंक किसी पर्टिकुलर टास्क के परफॉर्म होने के लिए गारंटी देता है, ठीक है। उसके बाद आती है एडवांस पेमेंट गारंटी। ये गारंटी अश्योर करती है कि एडवांस अमाउंट जो है वो रिटर्न हो जाए, अगर नहीं होगा तो बैंक करेगा। दूसरा लोन गारंटी। लोन गारंटी में लोन रिपेमेंट की गारंटी देता है। अगर लोन का रिपेमेंट नहीं हो पाया तो बैंक करेगा। बिड वॉन गारंटी और डिफ़ॉल्ट पेमेंट गारंटी ये आप पढ़ सकते हैं। अब मेन क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ बैंक गारंटी। बैंक गारंटी की इंपॉर्टेंस क्या है? सबसे पहला ऐड टू क्रेडिट वर्दीनेस। आपकी क्रेडिट वर्दीनेस बढ़ जाती है, लोग आपका बिजनेस पे कॉन्फिडेंस दिखा सकते हैं, ठीक है। सेकंड आता है असेसमेंट ऑफ बिजनेस। आपके बिजनेस मतलब आपको पता लग जाएगा कि हाँ मेरा बिजनेस कितने पानी में है। दूसरा कॉन्फिडेंस ऑफ परफॉर्मेंस। आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ भाई इतने बड़े बड़े बैंक मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। और फिर होता है रिस्क रिडक्शन। अगर आपके पास पीछे गारंटी है तो आपको रिस्क जो है कम लगेगा। ये भी हो गया। अब बढ़ते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट बोले तो LC क्या होता है? एक रिटन कमिटमेंट होती है ऑन द बिहाफ ऑफ क्लाइंट, ठीक है, कि हम एक स्पेसिफिक मनी जो है प्रोवाइड कर देंगे अपने बेनिफिशियरी को, ठीक है। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। इसकी प्रोसेस क्या होती है? फाइनेंशियल बैकिंग के लिए वैसे की जाती है। इसकी प्रोसेस क्या होती है? इसमें वैसे तीन से ज़्यादा पार्टीज़ होती हैं। बेनिफिशियरी, एडवाइजरी बैंक, पेइंग बैंक, बहुत सारी। अभी हम इसकी ये पढ़ेंगे क्रेडिट प्रोसेस तो समझ जाएंगे। तो सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले एप्लीकेशन की जाती है। एप्लीकेंट जो होता है वो अप्लाई करता है ओपनिंग बैंक या फिर इशूइंग बैंक से, और इशूइंग बैंक देता है LC। किसको LC देता है? वो एडवाइजिंग बैंक को LC देता है, और वो LC एडवाइजिंग बैंक ट्रांसफ़र कर देता है बेनिफिशियरी को। अब बेनिफिशियरी क्या करता है? बेनिफिशियरी गुड्स सामान दे देता है हमारे एप्लीकेंट को। और ये था नंबर 4 जो एप्लीकेंट को सामान दे दिया। और नंबर 5 में वो क्या करता है? डॉक्यूमेंट्स दे देता है अपने कि मैंने ये सामान एक्सपोर्ट कर दिया एडवाइजिंग बैंक को, और एडवाइजिंग बैंक वो फॉरवर्ड कर देती है इशूइंग बैंक को, और इशूइंग बैंक वो दे देता है एप्लीकेंट को। अब एप्लीकेंट दे देता है मनी और इशूइंग बैंक को, और इशूइंग बैंक उस मनी को कर देती है फॉरवर्ड, ठीक है। तो ये हमारा था पूरा प्रोसेस। अब आगे पढ़ते हैं। ये आपको ये देख सकते हैं, वैसे ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जस्ट इन्वॉल्व भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसी के साथ हमारा जो LC है
वो भी कंप्लीट हो जाएगा। अब लास्ट जो आता है वो है थर्ड लास्ट या सेकेंड लास्ट है में भी ये, वो है थर्ड पार्टी प्रोडक्ट। थर्ड पार्टी प्रोडक्ट क्या होते हैं, लाइक इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड्स। तो सबसे पहले म्यूचुअल फंड्स देख लेते हैं। म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, ऐसे इन्वेस्टमेंट्स जो कि मनी को पूल करते हैं, मतलब बहुत सारे ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स के मनी को कलेक्ट करते हैं और उसको एक तरीके से इन्वेस्टमेंट की तरह ले लेते हैं और उसको इन्वेस्ट करके प्रॉफिट बनाते हैं और वो प्रॉफिट का कुछ हिस्सा जो है उनको भी बांट देते हैं, ठीक है। अब ये तो म्यूचुअल फंड्स हो गया। अब दूसरा आता है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस दो टाइप के होते हैं, लाइफ इंश्योरेंस और नॉन लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस बोले तो जो लाइफ के लिए होता है, ठीक है, और नॉन लाइफ मतलब जो अदर इंश्योरेंस होते हैं, जैसे कि ऑटोमोबाइल्स, होम लोन्स, होम इंश्योरेंस, सॉरी फायर इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस, जनरल और इंश्योरेंस के टाइप आते हैं नॉन लाइफ इंश्योरेंस में। अब बैंक क्यों बेचता है थर्ड पार्टी प्रोडक्ट, क्योंकि बैंक को मिलता है पैसे, सिंपल सी बात, इसलिए वो बैंक बेचता है। अब डिसएडवांटेजेस भी हैं, इसके एडवांटेजेस तो बस एक है कि बैंक को पैसे मिल रहे हैं, बट इसके डिसएडवांटेजेस बहुत हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है कि भाई पहली बात तो रेपुटेशनल रिस्क, अगर बैंक ये चीज़ें बेच रहा है तो उसके ऊपर एक रेपुटेशन का रिस्क है। दूसरा आता है लैक ऑफ नॉलेज। अब जो बैंक में जो वर्कर होगा उसको बैंकिंग की नॉलेज होगी, उनको ये सब प्रोडक्ट्स की नॉलेज नहीं होगी। फ्रॉड्स, इसमें फ्रॉड्स होते रहते हैं। उसके बाद फ्रंट लाइन स्टाफ में भी हमारा इन थर्ड पार्टी प्रोडक्ट में ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाए और अपना मेन काम करेगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। ये बैंक इनकम, ये बेसिकली कुछ हिस्सा है जो बैंक को मिलता है बेचने पे, ये इतना ज़रूरी नहीं है। लास्ट टॉपिक है क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड। सबसे पहले आता है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड होता क्या है, क्रेडिट कार्ड की वैसे ये इमेज है, आप देख सकते हैं। क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, क्रेडिट कार्ड में पहली बात तो क्रेडिट कार्ड कोई बैंक इशू नहीं करता। क्रेडिट कार्ड इशू करते हैं मास्टर, वीज़ा, लाइक इसमें मास्टर ने इशू कर रखा है मास्टर कार्ड, वीज़ा का कार्ड होता है और यूपीआई, ऐसे करके अलग अलग कार्ड्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें मर्चेंट्स होते हैं, बैंक एक्वायरिंग, बस बैंक का नाम लगा होता है, जैसे एसबीआई रुपे कार्ड, तो रुपे होगा मर्चेंट और सिर्फ एडवाइजिंग एक बैंक होगा, बैंक बस सपोर्ट करता है, बेसिकली एक मर्चेंट होता है। अब क्रेडिट कार्ड का ऑपरेशन कैसे होता है वो समझ लेते हैं। ऑपरेशन मतलब ऑपरेशन नहीं, कैसे काम करता है क्रेडिट कार्ड वो समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आपने कुछ सामान खरीदा, ठीक है, वो सामान जब आपने परचेज़ करा तो आपने पीओएस में कार्ड स्वैप करा, टैप करा, कुछ भी करा, उससे डाटाबेस के पास चली गई इन्फॉर्मेशन और डाटाबेस से इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिकेट होके चली जाएगी वीज़ा, जो कि आपका मर्चेंट होगा, ठीक है। उस मर्चेंट से वो जाएगी एडवाइजिंग बैंक के पास, ठीक है, इशूइंग बैंक के पास जाएगी और उसके बाद वो क्या होगा, इशूइंग बैंक वेरीफाई करेगा, फिर जो अप्रूवल या डिनायल आया होगा वो वीज़ा के पास जाएगा और वीज़ा दोबारा से प्रोसेसर में भेजेगा और मर्चेंट की स्क्रीन पे आ जाएगा कि पैसा हो गया या नहीं। अब बैचिंग, ये बैचिंग कभी कभार आ जाता है। बैचिंग क्या होता है, बैचिंग बहुत सारे बैचेस बनाए जाते हैं ऑथराइज ट्रांजैक्शन के फॉरवर्ड करने के लिए, एक दिन में या एक घंटे में, अलग अलग टाइप में हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये भी हो गया। अब एक छोटा सा पॉइंट है इसमें क्रेडिट कार्ड में, क्रेडिट कार्ड ही कोई पैसा नहीं होता क्रेडिट कार्ड में। मतलब क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, एक क्रेडिट लाइन होती है कि उस क्रेडिट लाइन तक आप पैसा विड्रॉल कर सकते हो और आपके पास अगर क्रेडिट कार्ड है तो आप उतना पैसा यूज़ कर सकते हो, फिर आपको एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड मिलेगा और उसको आपको वापस लौटाना पड़ेगा, और अगर आप नहीं लौटाओगे तो आप पे लगेगा इंटरेस्ट। बाय द वे आपको लौटाना भी इंटरेस्ट के साथ है, लेकिन अगर नहीं लौटाओगे तो और इंटरेस्ट लगेगा, और इंटरेस्ट वो बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों, ठीक है। अब इसके बेनिफिट्स, कॉस्ट, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो कि नहीं आते। आता है डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड क्या होता है, ऐसा दिखता है कि एक मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है, नंबर्स होते हैं कुछ ऐसे, ठीक है, HIV चिप होती है, ये सब। तो डेबिट कार्ड से क्या होता है, डेबिट कार्ड, पहली बात तो डेबिट कार्ड में आपके पैसा होता है, डेबिट कार्ड में कोई क्रेडिट लाइन होती, आप वही पैसा यूज़ करोगे जो आपका है, ठीक है। जबकि आप क्रेडिट कार्ड में बोरो कर रहे थे, डेबिट कार्ड में बोरो नहीं कर रहे, आप बस अपना पैसा यूज़ कर रहे हो।
तो कार्ड होल्डर क्या जाता है, कार्ड होल्डर जाता है मर्चेंट पे, मर्चेंट के पास टैप करता है, पे करता है, उसके बाद जाता है वो डाटा, फर्स्ट डाटा एक्वायर में, उसके बाद जो आपका कार्ड का मर्चेंट होगा उसके पास इंफॉर्मेशन जाएगी, वो जाएगी इशूअर के पास, और फिर से वही साइकिल जैसे कि हमारा बैंक में था। बट इसमें एक चीज़ है, पिन। पिन क्या होता है? पिन एक तरीके से हम कह सकते हैं पर्सनल आइडेंटिटी नंबर। पर्सनल आइडेंटिटी नंबर हो सकता है और आप उसको खुद डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब ये डिफरेंस बिटवीन क्रेडिट कार्ड है डेबिट कार्ड बन लेता है, ये आ सकता है। क्रेडिट कार्ड क्या होता है? क्रेडिट कार्ड होता है बोरोड मनी, डेबिट कार्ड होता है बैंक अकाउंट में से जो आप पैसे ले रहे हो। क्रेडिट कार्ड जो है बैंक अकाउंट से कनेक्टेड नहीं होता, डेबिट कार्ड बैंक अकाउंट से कनेक्टेड होता है, ठीक है। जो क्रेडिट कार्ड है उसमें आपको एडिशनल इंटरेस्ट देना होता है, जबकि डेबिट कार्ड में कोई इंटरेस्ट नहीं देना होता। इसकी जो क्रेडिट कार्ड की लिमिट है वो है क्रेडिट लाइन, और जो डेबिट कार्ड की लिमिट है वो उतनी है जितना आपके अकाउंट में बैलेंस है। और इसी के साथ आता है ब्रोकरेज और डीमैट सर्विस। ब्रोकरेज क्या होता है? जो इन्वेस्टमेंट बैंक कराता है वो होता है ब्रोकरेज, और डीमैट सर्विस डीमटेरियलाइजेशन से होती है। बाय द वे ये जो है हमारा ब्रोकरेज एंड डीमैट सर्विस, इसका मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, वो 5 से 10 मिनट का वो वीडियो रहेगा, क्योंकि इस वीडियो का टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है। ये वीडियो आई थिंक सो मुझे अभी एंड करनी पड़ेगी, तो आप अगर ये टॉपिक नहीं छोड़ना चाहते तो आप अगली वीडियो देख लेना उसकी। तब तक के लिए चलिए बाय बाय, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और अगले चैप्टर में, ठीक है। तो बाय बाय।